आप लोगों ने पेरिस समझौते के बारे में सुना होगा। अभी चर्चा क्यों हो रही इसकी? 12 दिसंबर 2015 को अंकित पेरिस समझौते के 9 वर्ष पूरे होने के साथ इसकी समीक्षा की जा रही है। वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद हालिया रुझान जलवायु परिवर्तन का शमन करने में इसकी प्रभावहीनता को उजागर करते हैं। और पिछले 9 वर्षों में वैश्विक उत्सर्जन में 8% की वृद्धि हुई है और अनुमानतः वर्ष 2024 में पहली बार यह पूर्व औद्योगिक स्तरों से ऊपर 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से अधिक हो जाएगा। आखिर ये पेरिस समझौता क्या है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। और याद रखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, एशिया में हमारा प्यारा भारत है, ये आप देखेंगे, दिखाई दे रहा है। पेरिस समझौते की बात करें तो यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNF ट्रिपल सी के तहत विधिक रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है और जिसका अंगीकार वर्ष 2015 COP21 में किया गया था। इसका उद्देश्य तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का की महत्वाकांक्षा के साथ जलवायु परिवर्तन का शमन करना और वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखना है। और इसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया, जो जलवायु परिवर्तन के शमन हेतु एक पूर्व समझौता था। पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक देश को हर 5 वर्ष में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रस्तुत करना और उसे अद्यतन करना होता है, और जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की उनकी योजनाओं की रूपरेखा होती है। एनडीसी देशों द्वारा अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल कार्य करने हेतु की गई प्रतिज्ञाएं हैं। इसकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो वैश्विक सहमति और समावेशिता ऐसा प्रथमता है जब लगभग सभी राष्ट्र विकसित, विकासशील और अल्पविकसित एक सार्वभौमिक ढांचे के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जहां सभी देश राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के माध्यम से योगदान करते हैं और जिससे वैश्विक भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता, तो विकसित देशों ने विकासशील देशों को समन और अनुकूलन में सहायता देने के लिए 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का संकल्प लिया और जिसमें कमजोर देशों के लिए सतत विकास को सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2020 के बाद वित्तीय प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल है। समानता और विविधित जिम्मेदारियां, राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर प्रतिबद्धताओं को संतुलित करने के लिए साझा लेकिन विविध जिम्मेदारियों के UNF ट्रिपल सी सिद्धांतों को शामिल किया गया और जिससे विकासशील और अल्पविकसित देशों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित हुई है। इसकी आलोचना क्यों की जाती है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वर्ष 2022 की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता अपने एजेंडे को पूरा करने में अप्रभावी रहा है। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद पिछले 8 वर्ष 2015 से 2022 में लगातार वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। यदि पिछले 3 वर्षों में लाल नीना मौसम घटना नहीं घटी होती तो स्थिति और भी संकट पूर्ण हो सकती थी और जिसका मौसम प्रणाली पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान प्रतिबद्धताएं वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए अपर्याप्त है और जिसमें 2.5 से 2.9 डिग्री सेल्सियस के अनुमान है तथा लक्ष्यों एवं वास्तविक कार्यान्वयन के बीच अंतर के कारण 2030 तक उत्सर्जन और भी अधिक हो सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि वर्ष 2015 का पेरिस समझौता पर्याप्त नहीं है और इसके पूरक के रूप में जीवाश्म ईंधन संधि की आवश्यकता है। और यह भी कई देशों में एनडीसी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजनाएं लागू हैं, फिर भी उनकी पर्याप्तता, कार्यान्वयन, प्रभावशीलता अलग अलग है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है यहाँ, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अगर आप लोग देखें ना तो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, जबकि यूरोपीय संघ के एनडीसी यूरोपीय ग्रीन डील की तहत सुदृढ़ लक्ष्य और कार्यान्वयन को दर्शाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश कोयले पर निर्भरता तथा सीमित संसाधनों के कारण प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं।
ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो UNFCCC है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रत्येक वर्ष बैठक होती है जब तक कि पक्षकार अन्यथा निर्णय न ले। बॉन सचिवालय में बैठक जब तक कि कोई पार्टी सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करती। पहला COP बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ था 1995 में, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और UNS किसकी बात हो रही है? UNFCCC की, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। UNFCCC का सर्वोच्च नियंत्रण लेने वाला निकाय है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। पेरिस समझौते पर विकसित और विकासशील और अल्पविकसित देशों के अलग अलग दृष्टिकोण क्या है, उन पर भी देख लेते हैं। पेरिस समझौते पर विकसित, विकासशील और अल्पविकसित देशों के अलग अलग दृष्टिकोण क्या है? ये पहलू हो गए, विकसित देश हो गए, विकासशील देश हो गए, और जो अल्पविकसित देश है। NDC के प्रति दृष्टिकोण, और विकसित देशों में देखें तो लचीलेपन के लिए स्वैच्छिक NDC का पक्ष लें, और विकासशील देशों के लिए अगर आप देखें तो स्वैच्छिक NDC की अपर्याप्त एवं असमान बताते हुए आलोचना करना। अल्पविकसित देश की बात करें तो मजबूत वैश्विक कार्यवाही के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं की मांग करता है। जलवायु वित्त की बात करें तो विकसित देश इसमें कम औद्योगिक देशों पर अधिक जिम्मेदारी डालने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और विकासशील देशों की बात करें तो विकसित देशों से पर्याप्त एवं समय पर वित्तीय सहायता का समर्थन करना। और अल्पविकसित देश की बात करें तो वादा किए गए वित्त पोषण में विलंब और अपर्याप्तता से निराशा, विशेष रूप से अनुकूलन और हानि एवं क्षति के लिए। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात करें तो विकसित देश तो सीमित बाजार आधारित प्रौद्योगिकी साझाकरण का समर्थन करना। विकासशील देश तो हरित अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए सुलभ एवं किफायती प्रौद्योगिकी की मांग करना। और अल्पविकसित देश की बात करें तो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की कमी पर प्रकाश डालना इसमें। और आप देखेंगे कि और डालना, और जिससे उनकी भेद्यता वृद्धि होगी। ऐतिहासिक जिम्मेदारी की बात करें तो विकसित देश ऐतिहासिक उत्सर्जन जवाबदेही से आगे बढ़ने का प्रयास करना। और विकासशील देशों की बात करें तो विकसित देशों को जवाबदेही ठहराने के लिए साझा लेकिन विविध जिम्मेदारियों के सिद्धांतों पर परिचर्चा करना। और अब अल्प विकसित की बात करें तो वैश्विक कार्रवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक उत्सर्जन को संबोधित करने के महत्व पर जोर देना। अनुकूलन हेतु आवश्यकता है तो विकसित देश में देखें तो अनुकूलन की अपेक्षा समन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना। और विकासशील देशों की बात करें तो वर्तमान और भविष्य की जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए समन एवं अनुकूलन दोनों पर जोर देना। और अगर आप देखें तो अल्प विकसित, तो इसमें आप देखिए गंभीर कमजोरियां विशेषकर समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाओं के कारण अनुकूलन को प्राथमिकता देना। लॉस एंड डैमेज की बात करें तो इसमें विकसित देश मुआवजा या क्षतिपूर्ति देने में अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं। और विकासशील देशों की बात करें तो हानि और क्षति से निपटने के लिए मजबूत तंत्र की स्थापना का समर्थन करना। और अल्प विकसित देशों की बात करें तो उनके अस्तित्व को संकट में डालने वाले अपरिवर्तनीय जलवायु प्रभाव के लिए तत्काल कार्रवाई और क्षतिपूर्ति की मांग करना। इसमें पेरिस समझौते के क्रियान्वयन में कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो एनडीसी को सुदृढ़ और लागू करना, मजबूत करना। एनडीसी को वर्तमान लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए समय समय पर समीक्षा के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना। साथ ही यह सुनिश्चित करना कि विकसित देश अपने ऐतिहासिक उत्सर्जन व वित्तीय क्षमता को दर्शाते हुए उच्च समन लक्ष्य को अपनाएं। जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक बाध्यकारी वैश्विक ढांचा स्थापित करना। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा नवीनीकरण ऊर्जा निवेशों को प्राथमिकता देने के लिए जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करना। जलवायु वित्त को बढ़ावा देना। विकसित देशों को वर्ष 2035 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य को पार करना होगा। कमजोर देशों के लिए अनुकूलन और लॉस एंड डैमेज वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करना होगा तथा कार्बन कर एवं विमानन कर जैसे नवीन तंत्रों को लागू करना होगा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना तो किफायती प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से तकनीकी क्षमता का निर्माण करना तथा टिकाऊ नवाचार एवं परिनियोजन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। अनुकूलन और जोखिम न्यूनीकरण पर ध्यान केंद्रित करना। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति विकसित करना, लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश करना तथा जलवायु प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।
न्याय संगत कार्यान्वयन और जवाबदेहिता, सीबीडीआर को बहाल करके समानता को बनाए रखना, एनडीसी और वित्त के लिए पारदर्शी जवाबदेहिता स्थापित करना तथा गैर अनुपालन के लिए दंड के साथ अनुपालन के लिए प्रोत्साहन को लागू करना। और आप देखेंगे कि वैश्विक सहयोग में वृद्धि, तो आप देखेंगे इसमें कि बाकू में सीओपी के हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर एकीकृत वैश्विक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने और गैर अनुपालन के लिए जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाले मजबूत विधिक ढांचे की स्थापना की आवश्यकता। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है पेरिस समझौते की। तो इस तरह के टॉपिक के बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। मेरे लिए कोई सवाल हो, आप लोगों का सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।